हेलो दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं अपने नए टॉपिक की ओर। बेसिक मैथमेटिक्स का नाम क्या है? मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा देखने के साथ साथ हम देखेंगे कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। और ऐसे मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका यूज़ करके आप मैकेनिक्स मतलब कि आप जो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, फोर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी बॉल को हम एयर में फेंके तो उसके बाद वो कितनी हाइट अचीव करेगा, ये सब चीज़ें जो फॉर्मूले बेस होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, हम इन चीज़ का यूज़ करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलस का बहुत महत्व होता है। कैलकुलस क्या होता है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कैसे आते हैं? कैलकुलस के पार्ट आते हैं, जिसमें कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को। कल हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है क्या है, उसका यूज़ क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, उसका हम यूज़ करके क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो आज उसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक या दो क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे क्या चीज़ें आसान हो जाए। तो लिखते हैं क्वेश्चन कोई भी। कल हम देखे थे जो कैसे लिखे थे कि जो y इक्वल टू एफ एक्स है, एक इसमें दो वेरिएबल होंगे, एक y एक x। जो y क्या है, एफ एक्स पे मतलब x पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको लिखेंगे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अगर मैं ये लिख दूँ जो s क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, f ये फंक्शन ऑफ t है, ये क्या होता है फंक्शन क्या आता है। तो अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया, इसका ये मतलब है कि जो भी यहाँ कोई भी क्वांटिटी आएगी, कुछ भी आए, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आएगा वो हमेशा x से फॉर्म होगा और दूसरा कोई वेरिएबल होगा नहीं। जैसे यहाँ पे x क्यूब 2x² + 5, कॉन्स्टेंट तो आ ही सकते हैं, मतलब नंबर्स, ऐसा कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो इसलिए अपनी जहाँ एफ एक्स लिखते हैं, यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख दे, x² sin x लिख दे, प्लस cos x लिख दे। मीन्स जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे सब में x होगा। तो ये हो गया कब, जब y इक्वल टू एफ एक्स है। यहाँ हम लिखेंगे क्या, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। उसका डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा, हमेशा टाइम में दिया जाता है कि वो कुछ टाइम के बाद इतना होगा, इतनी दूरी पहुंचा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एफ टी क्या बताता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है फंक्शन ऑफ टाइम है। इसका ये मतलब हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखे रहेंगे उसमें हर जगह वेरिएबल क्या होगा, जो वेरिएबल होगा वो होगा टाइम। हाँ, तो कुछ मान लेते हैं, कुछ ऐसा है 2t³ - 5t² + 4, कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है। हमने अपने मन से कुछ भी लिख दिया है। अब क्वेश्चन में तो आपको दिया होगा, लेकिन हम यहाँ कुछ भी मान के चलते हैं सम करने के लिए। अब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, बताया कि टाइम का फंक्शन है, तो बताइए कि जो ये चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिससे हम लोग एक्सप्रेशन दिए हैं, तो बताइए उसका वेलोसिटी क्या होगा। और वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन से टाइम पूछ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं 3 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी। अब उसी चीज़ का एक्सप्रेशन क्या होगा, मान लेते 5 सेकंड बाद एक्सप्रेशन क्या होगा उसका, बताइए, है कि नहीं। और ये भी पूछ सकते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स एट दैट टाइम, जब एक्सेशन कितना है 25 सेकंड पे। अब फोर्स दिया है, फोर्स पूछा है, मतलब आपको मास भी दिया होगा। मास जो होगा उस बॉडी का, जो एक चीज़ें जो हमें मोशन करके दिखा रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट ये है, मान लो उसका जो मास है 2 kg है, तो बताइए फोर्स कितना होगा। तो ये सब हम निकालेंगे, तभी तो मांग पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएशन का यूज़ क्या है। ये चीज़ थोड़ा अलग है, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको क्या दिया है, s इक्वल टू 4t³ - 5t² + 4। अभी हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका किस हिसाब से वो रेट चेंज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का, हाँ, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो डिफरेंशिएशन दो क्वांटिटी के बीच में रेट भी बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, है कि नहीं। तो यहाँ पे एस क्या है, डिपेंडेंट, टी क्या है, इंडिपेंडेंट, टाइम। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी v को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ds/dt। अब जब हम ds को, ये ds और dt लिखते हैं, और एक होता है क्या, ΔS/ΔT। जब हम ΔS/ΔT लिखते हैं, इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। हम दो समय के बीच में एवरेज ले रहे हैं। लेकिन जब हम इसका लिखते हैं क्या, dt, इसका मतलब हो जाता है इंस्टेंटेनियस। इसका ये मीन्स हुआ कि हम जब तुरंत की बात करते हैं, मतलब t = 3 सेकेंड में कितना होगा, उसी टाइम जब हम कार चलाते हैं, कल एग्जांपल दिया था, कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो उस पर जो वेलोसिटी दिखाता है, स्पीड जो दिखाता है, वो इंस्टेंटेनियस होता है, उसी टाइम का होता है, इसलिए तो वो बार बार चेंज करते रहता है। एवरेज हम निकालते हैं तो किसी दो टाइम, फिक्स टाइम के बीच का एवरेज निकालते हैं। हमने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इधर टाइम 0 था या 3 सेकेंड लगा, तो बताइए कितना एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन हम जब
वेलोसिटी की बात करते हैं किसी इंस्टेंटेनियस में, तो हम डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करते हैं, ds/dt। और ये क्या होता है किसी टाइम पे कितना होगा, तो इतना समझ गए होंगे। तो ये हटाते हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, बस आपके पास एक्सप्रेशन है, क्या है इसको उतार दीजिए, 4t³ माइनस 5t² प्लस 4। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस टर्म को इसके साथ ले लीजिए। कल हम लोग देखे थे फॉर्मूला क्या था, अगर d/dx है और u प्लस वी है, दो कोई फंक्शन हो x का जो ऐड हो, क्या होता है फिर ये दोनों सेपरेट कर सकते हैं लोग, du/dx प्लस dv/dx। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये मैं बहुत ब्रॉड में कर रहा हूँ क्योंकि अभी इनिशियली हम सीख रहे हैं। जब आपको अच्छे से इस पर प्रैक्टिस रहेगी तो आप सीधे आंसर लिखेंगे यहाँ पे। अभी हमको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, d/dt 4t³ माइनस से यहाँ लग दीजिए d/dt 5t² प्लस d/dt 4। अब देखिए इसमें क्या होगा, कल हम देखे थे अगर कोई फंक्शन हो d/dx और यहाँ पे कोई कांस्टेंट c हो और कोई फंक्शन u हो, तो कांस्टेंट को पहले ले सकते हैं और जो जिसका फंक्शन है वो साथ में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी चल रहा है ds/dt, तो इसको मिल सकते हैं 4d/dt t³ माइनस 5 पहले आ जाएगा, माइनस 5d/dt t² प्लस d/dt 4 को ले मत लो, उसको रहने दो। इतना हो गया। फिर कल हम देखे थे कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट c क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं करते हैं। डिफ्रेंसिएशन क्या करता है, चेंज को बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विच रिस्पेक्ट टू किसी अनदर क्वांटिटी। तो जब कांस्टेंट की बात करें तो चेंज नहीं करने वाले, तो इसका ये मतलब ये 0 हो जाएगा। और इधर देखिए जब ऐसा कोई फॉर्मूला आता है, कल पढ़े थे d/dx हो, कोई x के n हो, तो क्या होगा, ये n हो जाएगा, उतर जाएगा और x⁻n−1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो dx से x है, x से कैंसिल हो तो -1 आएगा ही, और ऊपर वाला आगे ले जाना है। समझ आ रहा है, जैसे अभी x² है, नीचे कोई x है तो कैंसिल होगा, क्या होगा, x1 x हो जाएगा, एक माइनस होगा ना, एक है नीचे है तो सेम वही है। और क्या होगा, जो इसके ऊपर पावर में पहले आ जाएगा। तो मैं समझाने के लिए बता रहा, ये सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो 4 × 3 हो जाएगा, और t3 है, 3−1 तो ये 2 हो जाएगा, -5 × ये 2 पहले आ जाएगा, और t क्या 2 -1 1 हो जाएगा, प्लस 0। तो हो गया। अब इसको कहाँ लिखूँ मैं, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ अभी आगे। इसके आगे क्या हो जाएगा ये, तो देखिए 4 × 3 = 12t² माइनस 5 × 2 = 10t प्लस 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी क्या है, उसका एक एक्सप्रेशन आ रहा है, बट वेलोसिटी भी को चेंज कर रही है क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है टाइम पे, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो हमें बताना पड़ेगा कि किस पे निकालना है। तो अगर मैं पूछेगा यहाँ पे t = 3 सेकेंड पे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा v जो 3, अगर टाइम लो तो 3 = 3 सेकेंड, t = ये s क्या सेकेंड है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ds/dt। ऐसा तरीका होता है लिखने का, ऐसा दिखाना पड़ता है कि हाँ हमें t = 3 सेकेंड पे बात करूँगा। तो क्या करना है, जहाँ पे t है वहाँ पे 3 सेकेंड पुट कर दीजिए, तो बस 12 × 3² माइनस 10 × 3 इक्वल टू 12 × 9 -30 और 108 -30 878। यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमारा वेलोसिटी आएगा क्या, t = 3 सेकेंड पे। ये वेलोसिटी अगर हम 4 सेकंड पे देखेंगे कुछ और होगा क्योंकि ये चेंज कर रही है ना। तो देखिए हो गया हमारा निकालने का तरीका, वेलोसिटी। अब हमको वेलोसिटी निकल गया है। आपको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, तो मतलब अगर हम एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, एक्सप्रेशन ए, तो क्या करना पड़ेगा, dv/dt कर लीजिए बस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इतना आप निकालनी है। अब इसके आगे हम चलते हैं, हम कर लिए। अब इसके बाद तो ये आंसर आ गया, कितना आया, 78 मीटर पर सेकेंड।
आपको अगर बोर्ड के एग्जाम में पेपर लिख रहे हैं तो ये सब लिखना छोड़ना नहीं है कभी भी किसी भी क्वांटिटी को लिखें, उसका यूनिट जरूर लिखें। इससे क्या होगा, आपका आधा मार्क्स कटेगा नहीं और उस सामने वाले को समझ में आएगा कि आप बहुत अच्छे से उसको चीज़ को समझे, ना कि बस कर लिए हैं। अब मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, dv/dt, ये हो गया एक्सप्रेशन। और इसको देखेंगे, अभी d/dt था और v क्या है, dx/dt, ds/dt। अगर इसको और अच्छे लिखना चाहें तो ये d/dt² होता है। तो जो एक्सप्रेशन होता है क्या होता है, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ टाइम, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। 2 बार डिफरेंस करेंगे तो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हम लोग को यहाँ से निकालनी है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो a इक्वल टू क्या है, dv/dt। अब देखिए v कहाँ पे, यहाँ कहीं निकाले ना एक्सप्रेशन। अब v ये पुट कर देना, v क्या है, किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम निकल गया, हमको एक्सप्रेशन इससे मतलब है, ठीक है। अगर इसको आप पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो ये पुट करना है। ये तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे चेक कर रहे हैं किसी वैल्यू कितनी आई है, एक्सप्रेशन ये रियल। यहाँ पुट करेंगे तो d/dt, एक्सप्रेशन क्या है 12t² - 10t। इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे उसी तरीके से, तो d/dt 12t², ये अलग हो जाएगा, माइनस d/dt 10t, 12 इंटू d/dt t का स्क्वायर माइनस इधर पहले आ जाएगा, सेम वही फॉर्मूले सब लगेंगे, d/dt t। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए t² है तो 2 पहले आ जाएगा, तो 12 इंटू 2 और t है 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, इंटू t हो जाएगा, माइनस 10 पहले, जो dt/dt कैंसिल, या t1 है तो 1 पहले आएगा, फिर t - 1 1 - 1 0 हो जाएगा। तो किसी वेरिएबल के ऊपर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, पता ही है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा अभी, तो ए क्या हो जाएगा 24t - 10। अब हमें एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन मिल गया। अब देखिए एक्सप्रेशन जो भी है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका ये मतलब एक्सप्रेशन भी चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से। तो हम अभी एक्सप्रेशन निकालेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या होंगे, जब ए लिखेंगे t = कब निकालना है 5 सेकेंड पे, तो 5 सेकेंड लिख देंगे। तो क्या ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d²/, हम लोग पीछे किए थे dt² टाइम 5 सेकेंड पे, तो इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये 12 इंटू टी की जगह 5 कर दो -10, तो 4 5 6 20 7 2 4 5 10, कितना है आंसर 110 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो 5 सेकेंड पे कितना इसका वैल्यू है 110 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो आपने इतना एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब पूछा कि फोर्स कितना उस टाइम अप्लाई, उस टाइम t = 5 सेकेंड में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कब कोई भी बॉडी जब एक्सीलरेट करती है तो बिना किसी फोर्स के एक्सीलरेट करेगी नहीं, जैसे ही फोर्स हटा वो एक्सीलरेशन ख़त्म, वो अपने वेलोसिटी उसी वेलोसिटी पर आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है इसका मतलब इसे फोर्स लग रहा है। अब कितना फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है कैसे निकालेंगे, आपको पता है, इसके बाद इसको मिटा सकते हैं, इतना हो गया होगा। इसके बाद आपको पता है फोर्स क्या है, फोर्स = माँ, फादर = माँ, मतलब फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया है 2 kg, एक्सेलरेशन हम लोग निकाले, ये क्या निकाल रहे हैं एफ निकाल रहे हैं t = 5 सेकेंड पे, क्योंकि जब एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी ना। तो ये हो जाएगा, ये कितना है उस टाइम 110 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 220 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको मिल सकते हैं 220 न्यूटन। पढ़े ही होंगे कि इसके बदले सकते हैं फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन, आगे कि नहीं। तो इस तरीके से हम सवाल सम्स करते हैं इसके अंदर, जब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, हाँ ये सब जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें उसमें यूज़ होंगी। तो वही देखो डिफ्रेंशिएशन का यूज़ हो रहा है कि नहीं, कितने आसानी से हम सम कर लिए। तो अब इतना समझ गए होंगे, अब आगे चलते हैं नए अपना टॉपिक जो है, सम्स कराना ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें समझ में आए। इसको मिटाया जाए। तो हम ये पढ़ें अभी
कि मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है y जो है किसका fx फंक्शन है, y जो है फंक्शन ऑफ x है। तो देखिए कुछ ऐसा ग्राफ बना है, ये देखिए ये ग्राफ ऐसा गया है यहाँ, ये बताया गया कि जो ये चीज़ है ये फंक्शन है किसका, x का ग्राफ, y जो है फंक्शन ऑफ x। अभी x ये जो ग्राफ है ये x की वैल्यू में है, ये कुछ भी हो सकता है इधर की वैल्यू, इधर मतलब जिसका जो ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को देखें तो अगर इस ग्राफ को पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं कौन सा ग्राफ होगा, लेकिन अगर कुछ इस टाइप का कुछ हो सकता है, x के फॉर्म में होगा। अभी इसे तो हम लिखे फंक्शन ऑफ x, तो y जो फंक्शन ऑफ x है, तो हम जब बात करते हैं ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, क्या होता है सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो जब देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि पूछेगा ये कुछ फंक्शन दिए होंगे, पूछेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए हमको। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो जैसे ये, तो क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy अपॉन dx करेंगे। और dy अपॉन dx करने पे जो वैल्यू कुछ आ रही है, कुछ आएगी वैल्यू, अगर कुछ आ रही वैल्यू, अगर ये क्या आ जाए ग्रेटर देन 0, अब जरूरी नहीं कि आपको जो वैल्यू आए कि उसमें कोई फंक्शन ना हो, मतलब उसमें वेरिएबल ना हो। तो क्या हो सकता है कि आपको पूछ ले कि dy अपॉन dx है किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू पे, मान लो कोई x1 कुछ भी वैल्यू होगी, हाँ, अगर ये इस पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे x की वैल्यू जो आ रही है x1 पे, इसकी वैल्यू जो आ रही है डिफ्रेंशिएशन की कितनी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, हाँ, तो कहेंगे जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर यही वापस उसी को चीज़ मतलब कोई दूसरा फंक्शन हो, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और x कुछ और मतलब उसी कोई दूसरा फंक्शन है, या x1 या x2 कुछ भी लेते हैं, दूसरे वैल्यू पे उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है 0 से नीचे, तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट, मतलब पहली बार डिफ्रेंशिएशन करने पे ही आपको कुछ कांस्टेंट मिल जाएगा, +4 -4 जो भी है। तो अगर +4 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, हाँ, अगर कुछ वैल्यू मतलब कुछ वेरिएबल्स में आ रहा है, कुछ x के फॉर्म में 2x प्लस जो भी है, तो आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब x वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रखेंगे तो कुछ आपको एक मतलब नंबर मिलेगा, अगर वो 0 से बड़ा है तो बोलेंगे जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है एट दैट वैल्यू। हाँ, अगर किसी और मतलब किसी वैल्यू पे दूसरा कोई फंक्शन है, वही फंक्शन हो किसी दूसरी वैल्यू पे उसकी वैल्यू 0 से नीचे है, कम आ रही है, मतलब माइनस में आ रही है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो क्या फंक्शन जो हमारा होगा, बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट दैट वैल्यू। अब कैसे करेंगे, एक सम करके चेक करेंगे इस पर, तब मालूम पड़ेगा। तो यहीं थोड़ा सा कर लें, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन हो y = 4x² + 5x - 5x कुछ भी लेते हैं, पूछ रहा है कि बताइए फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब देखेंगे तो इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो डिफ्रेंशिएट लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम में कर रहे हैं बोर्ड के, तो ऐसे लिखना पड़ेगा तरीके से, तो क्या होगा dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा यहाँ पे d अपॉन dx 4x² - 5x। आप जब इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने बताया है, तो 4 पहले आ जाएगा, फिर x² का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई और x हो जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई आएगा x माइनस, और फिर इसको करेंगे सॉल्व तो 5 आ जाएगा, देखेंगे तो ये 4 × 2 = 8x - 5 dy अपॉन dx। अब देखिए इसको आप बता नहीं सकते इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल नहीं रही है, कोई नंबर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे x भी आ जा रहा है, तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन कभी डाउट वाला पूछेगा ही नहीं, तो ये बताएगा आपको, पूछेगा कि अगर x = 2 पे बताइए क्या हुआ इसका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो क्या करना पड़ेगा, आप क्या करें, आप इसके बाद dy अपॉन dx करें और x की वैल्यू 2 रख के देखिए, तो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 × 2 = -5, 16 - 5 क्या जगह ये 11, तो देखेंगे क्या आ रही है 0 से बड़ा, इसका ये मतलब हुआ ये जो फंक्शन है x = 2 पे क्या है इंक्रीजिंग है।
अगर ये किसी और बोल देता वैल्यू पे, या कोई दूसरा फंक्शन होता, अगर उसकी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे 0 आती, मतलब कम आती, तो क्या होता माइनस में, तो हम बोलते हो डिक्रीजिंग है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता है, देखिए बस ऐसा, तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, इसकी भी हटाइए, तो देखेंगे ये एक सीधे एक वैल्यू दे रहा है एक ही बार डिफ्रेंशिएट करने पे। तो यहाँ आप किसी भी एक्स की वैल्यू पे पूछिए, इसकी वैल्यू यही आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखने पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो बोलेंगे ये जो फंक्शन है, अभी देखिए क्या है, 0 छोटा है, तो बोलेंगे जो फंक्शन है ये क्या है, डिक्रीजिंग। और इधर एक्स वैल्यू कुछ भी रखिए, कोई वैल्यू पे हमेशा डिक्रीज होगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन नहीं है। अगर एक्स का फंक्शन नहीं तो कुछ भी एक्स वैल्यू 2 3 रखिए, कुछ चेंज होने वाला तो है नहीं, तो हमेशा क्या करेंगे, -5 आएगा। तो देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं अभी आगे की ओर। अब ऐसे भी देखो, अभी थोड़े और देखते हैं, इसको समझाता हूँ, आप नोट करते जाइए, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। जब आप कोई फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, कोई भी मान लीजिए ये फंक्शन है, आपने इसका ग्राफ बना दिया, ये कोई फंक्शन दिया है f(x) y = ये x है y है, इससे आपने ग्राफ बना दिया। मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे बताइए क्या फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है, तो क्या करें, इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींच लीजिए। टेंजेंट खींचेंगे तो देखेंगे कि जो टेंजेंट खींचेंगे, जो यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा x के साथ। अगर ये x का जो एंगल बना रहा है थीटा, अगर ये क्या हो 90 से कम हो, जो थीटा हो क्या हो 90 से कम हो, तो हमारा जो tan थीटा होता है, हमेशा tan थीटा होता है ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है। कब, जब थीटा 90 से कम हो। वही थीटा 90 से ज़्यादा हो जाए तो tan थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हम टेंजेंट मारे हैं इससे एक स्लोप मिलता है, तो tan थीटा से दिखाते हैं स्लोप, और ये स्लोप बताता है कि जो हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है। अगर स्लोप पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, अगर स्लोप नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे tan थीटा 90 के नीचे है, इस पॉइंट पे स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और देख के भी लगेगा कि यहाँ पे फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ ठीक है, तो समझ गए। अगर ये ग्राफ हमारा ऐसा कुछ होता है, तो मैं पूछता कि यहाँ पे बताइए इसका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़, तो आप इधर खींचते हैं। जब आप खींचते हैं तो कभी भी आपको छोटा नहीं लेना है, कभी भी नापेंगे एंगल तो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से नापेंगे। तो देखेंगे जो थीटा आ रहा है 90 से लगभग कुछ बड़ा ही दिखेगा आपको। तो यहाँ पे जो आपकी tan थीटा आएगी वैल्यू, वो क्या होगी, नेगेटिव के टर्म में आएगी, नेगेटिव आएगी। जैसे tan थीटा मतलब स्लोप आ गया नेगेटिव, जब स्लोप नेगेटिव आ गया तो वही तो होता है dy/dx। तो फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग। और आपको देख के भी लगेगा कि फंक्शन नीचे क्यों हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा लॉजिक।